हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मयूर शर्मा एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। मतलब कि आज हम लोग इसका फॉर्मेट भी देखेंगे और कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखेंगे। आप लोगों ने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखना, ताकि आपको इसके और दूसरे कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं मीनिंग के बारे में। 2 या 3 मार्क्स के लिए ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, 12th की अगर बात करूँ तो, और 11 कॉमर्स के सिलेबस में भी ये कवर है। द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल पर्सनस एंड ऑर्डिनरी पर्सनस। मतलब कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। प्रोफेशनल पर्सनस मतलब होते हैं इंजीनियर, डॉक्टर्स, और जो मतलब बिजनेस नहीं करते बल्कि जिनका प्रोफेशन होता है, वो लोग भी ऐसा अकाउंट बनाते हैं। और ऑर्डिनरी पर्सनस प्रिपेयर एन अकाउंट। मतलब ऑर्डिनरी पर्सन मतलब कोई सर्वसाधारण व्यक्ति, जैसे कोई कोचिंग क्लास लेता है या जिसका कोई डेली का बिजनेस है कैश का, वो लोग जिनको ज़रूरी नहीं समझते कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, वो लोग ये अकाउंट बनाते हैं। तो देखते हैं उनके बारे में। प्रिपेयर एन अकाउंट विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। ये लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे किसकी हेल्प से? कैश बुक की हेल्प से। इन ऑर्डर टू नो द कैश बैलेंस। इनको ये बनाने से क्या पता चल जाएगा? कैश बैलेंस पता चल जाएगा और फाइनेंशियल पोजीशन भी पता चलेगी अपने बिजनेस, अपने काम की, अपने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की या अपने फर्म की किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए। इन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड में सारी कैश रिसिप्ट्स आती है। जैसे कि आप लोगों ने कैश बुक बनाए होंगे 11th में, और उसमें क्रेडिट डेबिट साइड में जैसे रिसिप्ट्स आती है और क्रेडिट साइड में पेमेंट साइड आती है। जैसे कैश बुक बनती है वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। ऑल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड अंडर अप्रोप्रिएट हेड्स सच एन अकाउंट इज कॉल्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये मीनिंग हुआ। अब कार्टर ने कुछ बोला इसके बारे में, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट, एंड अनदर प्लेस ही स्टेट्स द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन असेट अकाउंट और रियल अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ना कि नॉमिनल अकाउंट होता है, ना ही ये पर्सनल अकाउंट है, बल्कि ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। क्योंकि आप लोग जानते हो कि इसमें कैश रिसिप्ट्स और कैश पेमेंट कवर होगी, और अगर कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट कवर होगी, इसका मतलब ये है कि ये रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट मतलब असेट अकाउंट होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप लोग जानते हो इस रूल को। दस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिव्स अ समरी पिक्चर ऑफ वेरियस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, द डिटेल्स ऑफ विच कैन बी सीन इन द कैश बुक। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बनाया जाता है आखिरी में। अब हम लोग स्पेशल फीचर्स देखेंगे इसके रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी आपको लगभग 5 या 6 नंबर के लिए आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, इट इज़ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? इट इज़ अ रियल अकाउंट। मतलब मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको ऊपर। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आएंगे? रिसिप्ट। पेमेंट आइटम कौन से साइड में आएंगे? क्रेडिट साइड में। इट स्टार्ट्स विद द बैलेंस एट द बिगिनिंग एंड इट एंड्स विद द बैलेंस एट द क्लोज, विच में बी कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। आपको इस अकाउंट में स्टार्टिंग में ही डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखना होगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, आप लोग टू बैलेंस बीडी के बजाय न लिखते हुए आप लोग टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनता है। इसमें आपको 2 बैलेंस देखने मिलेंगे। एक डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस मतलब कि ओपनिंग बैलेंस, जिसको आप टू बैलेंस बीडी लिखोगे, और एक नीचे में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिखोगे, जो कि क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। पॉइंट नंबर 5, it records amount received during the last year and during the year and amounts paid during the year irrespective of their belonging to the past year, current year और subsequent year। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको इसकी अकाउंटिंग करना है तो। जनरली होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग एडजस्टमेंट करते हो। प्रीपेड अगर रहा तो उसको माइनस कर देते हो, आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करते हो। ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है। आपको पिछले साल के, इस साल के और अगले साल के सभी रिकॉर्ड्स को, मतलब जो एक्चुअल पेमेंट होता है, एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट हो, सभी को रिकॉर्ड करना है। वो चाहे कौन से ही साल का हो, वो अगले साल का आपको इस साल मिल जाए, पिछले साल का इस साल मिल जाए, तो भी आपको ऐड करना है। आपको माइनस प्लस नहीं करना है यहाँ पर। अगर जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है वैसा नहीं करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। इसमें सभी रिसिप्ट और पेमेंट को आप कवर करोगे,
ये नहीं देखोगे कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। जनरली होता क्या है कि रेवेन्यू नेचर के हम लोग पीएल को लेके जाते हैं, अगर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल नेचर को हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। बट यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे सभी रिसिप्ट्स और सभी पेमेंट्स को कवर किया जाएगा। अब आगे और दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये भी आपको लगभग 5 या 6 नंबर के लिए आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले देखिए, इट इज़ रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट होता है? इट इज़ अ रियल अकाउंट। मतलब मैं ये पहले ही बता चुका हूँ आपको ऊपर। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आएंगे? रिसिप्ट। पेमेंट आइटम कौन से साइड में आएंगे? क्रेडिट साइड में। इट स्टार्ट्स विद द balance at the beginning and it ends with the balance at the close, which may be called opening balance of cash and closing balance of cash. आपको इस अकाउंट में स्टार्टिंग में ही डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी लिखना होगा। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस आप लोग टू बैलेंस बीडी के बजाय न लिखते हुए आप लोग टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है इस साल का ओपनिंग बैलेंस बनेगा, और इस साल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले साल ओपनिंग बैलेंस बनता है। इसमें आपको दो बैलेंस देखने मिलेंगे, एक डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस मतलब कि ओपनिंग बैलेंस जिसको आप टू बैलेंस बीडी लिखोगे, और एक नीचे में क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी लिखोगे जो कि क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। पॉइंट नंबर 5, इट रिकॉर्ड्स अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द ईयर एंड अमाउंट्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बिलोंगिंग टू द पास्ट ईयर, करंट ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको इसकी अकाउंटिंग करना है तो। जनरली होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लोग एडजस्टमेंट करते हो। प्रीपेड अगर रहा तो उसको माइनस कर देते हो, आउटस्टैंडिंग रहा तो ऐड करते हो। ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट इसमें नहीं करना है। आपको पिछले साल के, इस साल के और अगले साल के सभी रिकॉर्ड्स को, मतलब जो एक्चुअल पेमेंट होता है, एक्चुअल रिसिप्ट और एक्चुअल पेमेंट हो सभी को रिकॉर्ड करना है। वो चाहे कौन से ही साल का हो, वो अगले साल का आपको इस साल मिल जाए, पिछले साल का इस साल मिल जाए तो भी आपको ऐड करना है। आपको माइनस प्लस नहीं करना है यहाँ पर। अगर जैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होता है वैसा नहीं करना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 6, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर बीइंग ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। इसमें सभी रिसिप्ट और पेमेंट को आप कवर करोगे। ये नहीं देखोगे कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। जनरली होता क्या है कि रेवेन्यू नेचर के हम लोग पीएल को लेके जाते हैं, अगर हम पीएल अकाउंट बनाते हैं मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कैपिटल नेचर को हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। बट यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे सभी रिसिप्ट्स और सभी पेमेंट्स को कवर किया जाएगा। अब आगे और दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट नंबर 7 देखिए आप लोग, द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेडिंग्स। कैश अकाउंट में नॉर्मली कोई हेडिंग नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ हेडिंग्स हो सकते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस, द ओपनिंग बैलेंस इज रिटर्न इन डेबिट साइड वाइल द क्लोजिंग बैलेंस इज रिटर्न इन क्रेडिट साइड। ये पॉइंट आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। जनरली द क्लोजिंग बैलेंस इज अ डेबिट बैलेंस, बट इन द केस ऑफ ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक इट में बी क्रेडिट बैलेंस। ये बात बेसिक है कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है तो आपको क्रेडिट साइड में बैलेंस लिखना होगा। मतलब कि आप टू बैलेंस बीडी नहीं लिखोगे। थोड़ी देर बाद आपको जब मैं फॉर्मेट समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। नो एडजस्टमेंट आर मेड फॉर डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स एटसेट्रा इन दिस अकाउंट। पहले ही बताया मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एडजस्टमेंट होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन के, बैड डेट के, वो इसमें नहीं आएंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स है और नॉन कैश आइटम्स इसमें नहीं आ सकते। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड ऑन एन इनकम एक्सेट्रा आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। अब ये भी नॉन कैश चीज़ें हैं, मतलब जो आई नहीं है या फिर आने वाली हैं, इनको भी कवर नहीं करते इस अकाउंट में। इसमें बस जो एक्चुअली कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट होती है वही आती है। आप लोग जानते हो ये आउटस्टैंडिंग मतलब अभी मिला नहीं है, एक्रूड मतलब मिलने वाला है, ये अनअर्न मतलब अभी कमाया नहीं हमने, ये सब इसमें नहीं आएगा। इट बियर्स प्रॉपर हेडिंग विद द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो अब बेसिक सी बात है, ऊपर हेडिंग दिया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन का नाम रहेगा, डेट वगैरह रहेगी। तो ये 12 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए आप लोग, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। सबसे पहले डेबिट साइड में देख लीजिए आप लोग, रिसिप्ट है, यहाँ पे DR लिखना पड़ेगा। मैंने अभी लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा CR। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दी है आपके सामने। इधर रिसिप्ट साइड में आपको पूरे रिसिप्ट्स के आइटम लेने हैं, पेमेंट साइड में आपको पेमेंट के आइटम लेने हैं। चलिए एक एक कंसेप्ट को समझते हैं जो आपको आने वाले प्रॉब्लम्स में करना पड़ेगा। इन आइटम्स को आपको लिखना पड़ेगा। एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट्स, मतलब देखिए 2 टाइप की रिसिप्ट्स होती है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। तो इधर रेवेन्यू रिसिप्ट्स लोगे आप डेबिट साइड में ऊपर, नीचे में आप कैपिटल रिसिप्ट्स लोगे। इधर आप रेवेन्यू पेमेंट्स लोगे, इधर आप कैपिटल पेमेंट्स लोगे। तो रेवेन्यू और कैपिटल का कंसेप्ट आपने 11 में पढ़ लिया है। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा। आप लोग मुझे बताना कि रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस आपको समझता है कि नहीं। बेसिकली बोलूँ तो रेवेन्यू मतलब छोटे मोटे खर्चे, छोटे एक्सपेंसेस,
जो 1 साल से छोटे के पीरियड के लिए होते हैं। कैपिटल मतलब बड़े खर्चे, बड़े, इसमें रिसिप्ट्स भी आता है और पेमेंट भी आता है, मतलब इनकम की भी बात कर रहा हूँ और एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा हूँ। तो चलिए एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट्स के आइटम देखते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि बैलेंस बीडी आपको एकदम टॉप पे लिखना होगा। पिछले साल का जो क्रेडिट बैलेंस होता है, पिछले साल का जो डेबिट बैलेंस होता है, वही यहाँ पर आता है, ठीक है। पिछले साल का जो बैलेंस होता है वही आपको यहाँ पर लेके आना है। असेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसीलिए कैश का बैलेंस डेबिट, असेट का बैलेंस होता है, इसलिए उसको डेबिट साइड में लिखो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, कुछ पैसा आपको मिल गया, जैसे मान लीजिए आपने कोई जिम ज्वाइन किया तो आप महीने के 500 रुपीज़ देते हो, तो वो सब्सक्रिप्शन है, तो वो उनकी इनकम हुई। डोनेशन, मान लीजिए कोई इकट्ठे पैसे मिल गए आपको, जैसे बेइंग ह्यूमन एक संस्था है, आप बेइंग ह्यूमन को दिमाग में रख सकते हो इस कंसेप्ट को समझने के लिए। वो भी एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, एक सामाजिक संस्था है जो लोगों की मदद करती है। जैसे आपको लगा कि मैं बेइंग ह्यूमन को मदद करता हूँ, तो बेइंग ह्यूमन जो संस्था है वो अपने अकाउंट के डेबिट साइड में, रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में डोनेशन लिखेगी। इनकम फ्रॉम लेक्चर्स, आपके यहाँ का कोई व्यक्ति अगर कहीं पढ़ाने जाता है और वो कमा रहा है अगर आपकी संस्था का, जैसे मान लो मैं टीचर हूँ, मैं किसी स्कूल में काम करता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, उस पैसे का थोड़ा हिस्सा मैंने किसी एनजीओ को दे दिया, तो वो हुआ इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। और मैं उस संस्था का लेकिन मेंबर होना ज़रूरी है। अगर मैं उस संस्था का मेंबर नहीं हूँ तो वो लोग इसको डोनेशन मानेंगे। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अगर इन लोगों ने कोई प्रोग्राम करवाया है, मान लीजिए कोई मंदिर है, उसने कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया, उसमें उसको जो इनकम हुई उसको लिया जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट में। उसके बाद दिया है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये डिविडेंड लिखा है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मतलब कि इन लोगों ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, उससे इनको पैसा मिला। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहीं लोन दिया था, उसमें जो इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड कंपनियों से मिलता है, कहीं शेयर्स में पैसे लगाए थे इस कंसर्न ने। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे आप लोग रेंट। अगर इन लोगों ने कहीं पर कोई रेंट पर कोई कमरा दिया है, कुछ दिया है, कोई हॉल दिया है, तो उससे जो रेंट मिलेगा वो भी इनके लिए एक इनकम हुई। सेल ऑफ न्यूज़पेपर्स, अगर कोई पुराने न्यूज़पेपर पढ़े उसको बेचे, तो आप लोग भी जानते हो इससे कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती है, बट 2-2 रुपये 3-3 रुपये का हिसाब अगर रख रहे हो तो ये लिखना पड़ेगा। जनरल ग्रांट, अगर आपको कोई ग्रांट मिलता है, जैसे आपको पता है स्कूलों को ग्रांट मिलता है, जैसे कोई प्राइवेट स्कूल बहुत सालों से काम कर रही है अच्छा, और गवर्नमेंट का मन हुआ कि हम उनको पैसे देंगे, तो जनरल ग्रांट इस पैसे की मदद की है तो ग्रांट है, तो वो लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। मिसलेनियस रिसिप्ट मतलब होता क्या है कि ऊपर से लेके जो जितनी लिस्ट मैंने आपको बताई उसमें जो छूट गया होगा वो सब आपको छोटे मोटे जो रिसिप्ट्स है वो इसमें आप ले सकते हो। ये XXS मतलब क्या है, ये मैंने क्रॉस जो लगा ये अमाउंट है, आपको जब प्रॉब्लम करना है तो यहाँ अमाउंट लिखना है। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब आप लोगों ने ऊपर रेवेन्यू रिसिप्ट्स को समझ लिया, अब आपको समझना है कैपिटल रिसिप्ट्स। कोई लीगेसी अगर मिलती है आपको, लीगेसी मतलब विरासत में कोई पैसा मिल गया किसी का। एंट्रेंस फीस, आपको लगता है कि आपने एंट्री फीस रखे है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो भी आपकी इनकम होगी, तो वो भी रिसिप्ट साइड में लिखना पड़ेगा। एंडोमेंट फंड रिसिप्ट मतलब कोई बड़ी अमाउंट मिल गई जो पूरी ज़िंदगी भर काम आएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई आपको, जैसे आपका अगर कोई जिम है, जिम तो वैसे ट्रेडिंग कंसर्न होता है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि अगर जिम एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होता और अगर उसने पूरे लाइफ मतलब कि जब तक जिंदा है व्यक्ति तब तक अगर पूरे पैसे अगर दे दिया उसने इकट्ठा, तो उसको बोलेंगे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। तो ये भी एक बड़ी अमाउंट है, तो इसको कैपिटल रिसिप्ट में लोगे आप इसी में। सब्सक्रिप्शन, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर सब्सक्रिप्शन मिला, मतलब कि अगले व्यक्ति ने जो पैसा देगा वो बोल रहा है अगर कि इसी काम के लिए खर्च करना, तो उसको अलग से रखा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है मैंने सब्सक्रिप्शन फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, टू ग्रांट एंड डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस। अगर आपको ग्रांट मिलता है किसी खास पर्पज़ के लिए, डोनेशन मिलती है किसी खास पर्पज़ के लिए, तो उसको अलग से ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। आप जनरल सब्सक्रिप्शन में उसको ऐड नहीं कर सकते। रिसिप्ट्स फॉर स्पेशल फंड, आपको लगता है कि किसी खास पर्पज़ के लिए पैसे मिले, सेम वैसा ही, तो वो जो फंड है उसको आप अलग लिखिएगा, उसकी एंट्री अलग करना। सेल ऑफ फिक्स असेट, आपको लगता है कि आपने कोई असेट बेच दिए तो उससे जो पैसे मिलेंगे उसको भी आपको रिसिप्ट साइड में लिखना होगा। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड, आपने जो आपके पास जो पैसा रखा है कहीं बैंक में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी इसमें आएगा रिसिप्ट। तो आई होप कि आपको रिसिप्ट साइड समझ गई। अब मैं आपको क्रेडिट साइड में लेके चलूँगा, जिसमें मैं आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बताऊँगा, कैपिटल पेमेंट्स के बारे में बताऊँगा और रेवेन्यू पेमेंट के बारे में बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी पेमेंट साइड। ये देखिए पेमेंट साइड, एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट्स, बैलेंस बीडी। अब ये बैलेंस बीडी मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने यहाँ 2 बैलेंस बीडी देखे थे, मतलब कि ये अगर नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा। अगर आपके पास से पहले से बैलेंस है और वो,
तो वो बैलेंस इस साइड में लेना पड़ेगा, कैश बैलेंस। लेकिन अगर ओवरड्राफ्ट है तो वो क्रेडिट बैलेंस बनेगा, और आप लोग जानते हो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। जब आप प्रॉब्लम करोगे तब आपको समझ जाएगा, ये मैं नेक्स्ट टाइम जब भी एक नया प्रॉब्लम लूँगा तब आपको समझ जाएगा ये टॉपिक। उसके बाद प्रिंटिंग या स्टेशनरी आपको लेना पड़ेगा, ये भी आपके लिए ऑब्वियसली पेमेंट है, खर्चा है, तो पेमेंट साइड में लेना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, आपको लगता है हम लोगों ने कोई न्यूज़पेपर लगा रखा है, हमारे एनजीओ ने, हमारे नॉन रीडिंग कंसर्न ने, वो इसमें लेना पड़ेगा। और आगे देखते हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है ये भी। नेक्स्ट देखिए आप लोग, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, न्यूज़पेपर होने के बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम। अगर आप लोगों ने कोई टेलीग्राम पोस्ट खरीदा है, पोस्ट का टिकट खरीदा है, तो वो भी इसी में आएगा। रिपेयर्स मतलब छोटे मोटे जो रिपेयर होते हैं वो भी इसी में आएंगे। अगर आप कोई दुरुस्त करा रहे हैं अपनी मशीन या कुछ, एडवर्टीजमेंट मतलब कोई एनजीओ ने अपना खर्चा किया, किसी नॉन ट्रेडिंग के कंसर्न ने अपना खर्चा किया अपने काम को प्रमोट करने के लिए, न्यूज़पेपर में कोई ऐड दी या कहीं होर्डिंग लगवाया, चैरिटी मतलब कि इन लोगों ने किसी की मदद कर दी, जैसे इनकी कोई मदद कर रहा है, इन्होंने कई चैरिटी की, जैसे अभी आपको पता है इस्कॉन ने लॉकडाउन में लोगों की मदद की है, खाना दिया है कई मंदिरों ने लोगों को, तो वो चैरिटी में आएगा। ऑडिट फ़ी, कोई सीए जब ये चेक करेगा पूरा अकाउंट्स तो उसका पैसा लेगा, उसका फीस लेगा, ऑडिट फ़ी। सैलरी, आप अपने यहाँ काम करने वालों को जो सैलरी दोगे पेमेंट, वो इसमें आएगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, मतलब इसके पहले आप लोगों ने देखे थे कि एंटरटेनमेंट का पैसा आपने लिए थे, मतलब आपने कोई प्रोग्राम कराए थे, लेकिन उस प्रोग्राम को कराने के लिए खर्चा भी तो आया होगा, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ लोगे। और आगे देखते हैं क्या क्या एक्सपेंसेस, क्या क्या चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, रेंट है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हो गया। रेंट मतलब इनको कोई कहीं पर अगर ये एनजीओ या फिर इनका जो नॉन रीडिंग कंसर्न ये किराए से चल रहा है तो वहाँ पर रेंट देना पड़ेगा, वो एक्सपेंस है। इंश्योरेंस का खर्चा आप लोग जानते हो, जैसे खुद की सुरक्षा के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा के लिए अगर इंश्योरेंस करा रखा है तो वो भी इसी में आएगा। हॉनोरेरियम मतलब होता है एक पेमेंट, एक सैलरी होती है जो आप अपने एम्प्लॉयज़ को देते हो, अगर आपने कोई पैसे दिए, एक्स्ट्रा मदद की है, वो इसमें आएगा। म्यूनिसिपल टैक्सेस मतलब कि जैसे आप लोगों के पास अगर वाटर सप्लाई है, आप लोगों को कोई सेवा ले रखे हो म्यूनिसिपल टैक्स की, तो म्यूनिसिपल टैक्स भी देना पड़ता है। जैसे आप लोग घर का टैक्स देते हो ना, वैसे ही म्यूनिसिपल टैक्स इसमें भी आएगा। नेक्स्ट है बार एक्सपेंसेस। बार एक्सपेंसेस मतलब कोई कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो वो लॉयर के खर्चे, वो सब इसमें आते हैं। और इसके बाद क्या दिया है, प्राइजेस, मतलब कि आपने कोई फंक्शन किया था, उसमें आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, तो वो भी एक्सपेंसेस इसी में आएंगे। और देखते हैं आगे इस लिस्ट में क्या क्या है। आप लोगों ने रेवेन्यू पेमेंट की देख ली अब लिस्ट। अब देखो कैपिटल रिसिप्ट की लिस्ट देखते हैं हम लोग। अगर कोई बड़ा खर्चा होता है, जैसे बुक्स खरीदते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदते हैं आप लोग अपने क्लब के लिए, अपने एनजीओ के लिए, अपने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, या फिर कोई लैंड खरीदते हैं, आप ज़मीन खरीदते हैं, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं शेयर मार्केट में या बैंक में या ज़मीन में, गवर्नमेंट लोन लेते हैं आप, तो या फिर फर्नीचर खरीदते हैं आप, या फिर ड्राइंग्स करते हैं। ड्राइंग्स मतलब होता है अपने ही बिजनेस में से, अपने ही नॉन ट्रेडिंग कंसर्न से कुछ पैसे या कुछ गुड्स निकाल लेना, उसको बोलेंगे ड्राइंग। तो ये इतनी बड़ी लिस्ट है। ये बड़े खर्चों को आप कैपिटल में लोगे, छोटे खर्चों को आप उधर लोगे, क्या कहेंगे उसे, रेवेन्यू में लोगे, ठीक है। और कैपिटल में लोगे आप बड़े खर्चों को। यहाँ पर रिसिप्ट नहीं होना था, सॉरी, यहाँ पर पेमेंट होना था, ठीक है, आप लोग लिख लेना। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है पता ही है, जो बेसिक अकाउंटिंग है। नेक्स्ट आपको टोटल अमाउंट जो है इधर डेबिट साइड की यहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड की जो भी अमाउंट ज़्यादा रहेंगी, अगर मान लीजिए ये साइड की यहाँ रहेंगी तो यहाँ लेना, इधर शिफ्ट करना। इस साइड की ज़्यादा रहेंगी तो यहाँ पर लिखना और इधर शिफ्ट करना। नॉर्मली होगा क्या इस साइड में कि डेबिट साइड की ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको इस बैलेंस से ये जितने भी बैलेंस है पेमेंट साइड के निकालना है, और यहाँ पर बाय बैलेंस शीट निकालना है। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए, तो बिजनेस मतलब आपका नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सही चल रहा है। तो उसमें 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, कैश और बैंक। बाय बैलेंस शीट आपको निकालना पड़ेगा, और हम लोग देखेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे तब। आई होप कि आपको समझ गया है। कुछ कंसेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे आज मेनली फोकस करना था फॉर्मेट के ऊपर, कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मयूर शर्मा एकेडमी की तरफ से थैंक यू।